राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय और अहंकार से कठिनाइयां मिलती है। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन जो इवेंट होती है, कहाँ पे होती है, कैसे होती है, किस तरीके से एक ओवम स्पर्म से फर्टिलाइज होता है और एक जाइगोट फॉर्मेशन होता है। पूरी जर्नी को ध्यान से सुनेंगे। यहाँ से बहुत सारे बीच बीच में पॉइंट आएंगे जहां से सीधे सीधे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से सुनोगे तो यहाँ से बनने वाले एक एक क्वेश्चन आपके बन जाएंगे नीट में। ध्यान से सुनना। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड सेकेंडरी oocyte। आपको मैंने ओवेरियन साइकिल जब बताया, मैंने आपको oogenesis जब बताया, तो oogenesis में एक सेकेंडरी oocyte बना जिसे अपन ओवम बोल सकते हैं। हालांकि वो मैच्योर ओवम नहीं होता क्योंकि उसमें मियोसिस सेकंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता है, इसलिए उसे अपन ओनली और ओनली ओवम बोल के छोड़ देते हैं। मैच्योर ओवम ये नहीं है। फिर भी अपन बोलते हैं कि स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म सेल का सेकेंडरी oocyte से फ्यूजन या फिर स्पर्म सेल का ओवम से फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन है। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? इसके बाद में फर्टिलाइजेशन में एक इवेंट होती है जिसे अपन एम्फीमिक्सिस या फिर सिनगेमी भी उसे अपन बोलते हैं। तो आगे जानेंगे कि एक एक करके कि है क्या ये सारी चीजें। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखो, ये मैंने जो स्ट्रक्चर बना रखा है, ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ तो नहीं किया है, लेकिन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। अगर आपने ध्यान से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा है तो वहां पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसी है, जैसे ये आलमंड शेप की ओवरी है। इस ओवरी में ओवेरियन साइकिल चलता है, मतलब oogenesis प्रोसेस होती है। और ओवेरियन साइकिल से एक सेकेंडरी oocyte जो होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं ग्रेफिन फोलाइकल जो होता है, मैच्योर ग्रेफिन फोलाइकल, जैसे अपन ग्रेफिन फोलाइकल से वो सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज होता है। सिलोमिक कैविटी से वो जब वो मैच्योर सेकेंडरी oocyte जब यहाँ पे रिलीज होता है, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे अपन फिम्ब्री बोलते हैं, ये कलेक्ट करती है उस ओवम को और इसमें आगे पहुंचा देती है। और एक तरीके से एक फ्लेजिलरी मूवमेंट होती है। तो मैं यहाँ पे कुछ फ्लेजिला लगा देता हूँ ऐसे कुछ, और ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं, इस तरीके से कुछ मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ से मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे चला क्या, यहाँ पे चला है ओवेरियन साइकिल। और ओवेरियन साइकिल से क्या मिला अपन को? ओवेरियन साइकिल से अपन को मिला है यहाँ पे मैच्योर टर्सरी फोलाइकल या फिर बोल देते हैं ग्रेफिन फोलाइकल, और उससे अपन को यहाँ पे मिलता है सेकेंडरी oocyte। तो मैं यहाँ पे सेकेंडरी oocyte ऐसे समझने के लिए बना देता हूँ। ये सिलोमिक कैविटी में जब यहाँ पे रिलीज होता है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसे कलेक्ट कर लेती है और फिर यहाँ पे पहुंचा देती है। फिर ये आगे जाके यहाँ पे पहुंचता है जिसे अपन बोलते हैं एम्पुला। और एम्पुला केस में आपको याद रखना है कि एम्पुला जो है वो फीमेल केस में फर्टिलाइजेशन साइट है। पुरानी एनसीईआरटी, अगर आपके पास बहुत पुरानी एनसीईआरटी है तो वहां पे लिखा हुआ है जो इस्तमस होता है, जैसे यहाँ पे अपन इस्तमस बोलते हैं, इस्तमस और एम्पुला का जो जंक्शन होता है वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन नई एनसीईआरटी में ये लिख दिया गया है कि नहीं, एम्पुलरी रीजन में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपको याद रख लेना है क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है, तो आपको याद भी रख लेना है। उसके बाद में अपन यहाँ से ध्यान लगाएंगे कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे क्या क्या इवेंट होती है, वो सारी बातें अपन जानेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी बातें अपन यहाँ से कर लेते हैं, जैसे ये यहाँ पे वेजाइना या फिर सर्विक्स वाला रीजन है। जैसे मैं बोल देता हूँ ये यहाँ पे वेजाइना और ये सर्विक्स वाला रीजन है। तो एक कपल ड्यूरिंग कोपुलेशन, कोपुलेटरी मूवमेंट ड्यूरिंग कोइटस क्या करता है, मेल फीमेल की वेजाइना में ये सीमेन का इजेकुलेशन करता है, मतलब एक तरीके से इंसेमिनेशन करता है। इजेकुलेशन का तो मतलब ये होता है कि मेल बॉडी से सीमेन का बाहर एग्जिट होना। लेकिन अगर वो सीमेन फीमेल की वेजाइना में इंजेक्ट कराया जा रहा है तो उसे अपन बोलते हैं इंसेमाइनेशन। याद रहेगा। तो इंसेमाइनेशन प्रोसेस से क्या होता है, स्पर्म सेल यहाँ पे फीमेल की वेजाइना में सर्विक्स वाले रीजन के आसपास में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं और यहां से स्पर्म सेल एक तरीके से फ्लूइड मीडियम में तैरता हुआ यहाँ पे चला जाता है। तो बोलते हैं कि इस फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये जो स्पर्म सेल है एक कैपेसिटेशन गेन करता है, मतलब एक तरीके से फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी गेन करता है। तो बोलते हैं कि यहाँ पे ये कैपेसिटेशन लेता है स्पर्म सेल, और ये कहाँ पे रहता है, तो इसे अपन बोलते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में यहाँ पे कैपेसिटेशन होता है, इसका मतलब ये थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिवली यहाँ से काम करने लग जाता है और फिर ये यहाँ से ऐसे घूमता हुआ इधर चला जाता है कहाँ पे, एम्पुलरी रीजन में, और फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है। उसके बाद में बोलते हैं कि क्या क्या इवेंट होते हैं। तो कुछ केमिकल, कुछ फिजिकल इवेंट्स यहाँ पे अपन को देखने को मिलती है, तो आप यहाँ से ध्यान से सुनेंगे। देखो, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कॉन्टेक्ट विद जोना पेलिसोइडा। जोना पेलिसोइडा क्या है?
जोना पेलुसिडा या फिर कोरोना रेडिएटा ये ओवम की लेयर है। तो मैंने यहाँ पे बना रखा, देखो ये मैंने समझने के लिए सिंपल सा एक ओवम बना रखा है, इसका मैंने बीच में न्यूक्लियस बना दिया और इसकी दो लेयर बना दी मेरे बाहर, जो एक है जोना पेलुसिडा और इसके बाहर है कोरोना रेडिएटा। आपको याद रख लेना है, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को यहाँ से ये स्पर्म सेल रप्चर करके ही एंटर करेगा, तब जाके इस न्यूक्लियस से जाके फ्यूज हो पाएगा। तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि किस तरीके से कौन सी केमिकल इवेंट होती है, कौन सी फिजिकल इवेंट होती है, और फिर आगे जाके इस तरीके से फर्टिलाइज कर जाता है, मतलब एक तरीके से सिनगेमी हो जाता है, मिक्स हो जाता है न्यूक्लियस। देखो, इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म एंश्योर ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। ये बोलना चाह रहा है कि जैसे ही स्पर्म सेल, जो मैंने यहाँ पे स्पर्म सेल का डायग्राम बना रखा है, ये ओवम सेल है, ये स्पर्म सेल जैसे ही इस लेयर को यहाँ से डाइजेस्ट करना चालू करता है, वैसे ही केमिकल सिग्नलिंग होती है। केमिकल सिग्नलिंग से ये होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है इसकी पोलैरिटी चेंज होती है। एक तरीके से यहाँ पे बहुत सारी इवेंट्स चलती है, जैसे मैंने यहाँ पे इवेंट का नाम लिख रखा है एक्रोजोमल इवेंट्स, फिर कोर्टिकल रिएक्शन, फिर यहाँ पे स्पर्म एंट्री और लास्ट में है एम्फीमिक्सिस या फिर सिनगेमी। देखो एक्रोजोमल रिएक्शन क्या होती है, यहां से ध्यान से देखना, स्पर्म सेल का जब अपन ने डायग्राम बनाया तो उसके हेड में मैंने बनाया कि ये है एक्रोजोम। एक्रोजोम गोल्जी बॉडी बनाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। एक्रोजोम में कुछ वेरियस टाइप के केमिकल्स भरे होते हैं, जिनमें मेन एक एंजाइम होता है जिसे अपन बोलते हैं हाई एल्यूरोनिडेज। आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, हाई एल्यूरोनिडेज, रोनिडेज एंजाइम होता है इसमें, और बहुत सारे केमिकल इसमें भरे होते हैं। उन सबको मिला के अपन, उस पूरे मिक्सचर को अपन मिला के क्या बोल देते हैं, स्पर्म लाइसिन बोल देते हैं। स्पर्म लाइसिन उन सभी केमिकल्स की मिक्सचर को अपन बोल देते हैं, और ये एक्रोजोम क्या करता है, इस लेयर को यहां से डाइजेस्ट करना चालू करता है। वैसे यहाँ पे केमिकल सिग्नलिंग होती है, और केमिकल सिग्नलिंग होने के बाद में क्या होता है, इस मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज होती है। पोलैरिटी चेंज जब इसकी होती है तो क्या हो जाता है, पोलैरिटी चेंज क्यों करता है, ये डीपोलराइजेशन कैसे हो जाता है, उसमें होता ये है कि वो पोलैरिटी इसलिए चेंज होती है क्योंकि इस ओवम के आसपास में हजारों की संख्या में, हंड्रेड्स ऑफ नंबर में स्पर्म सेल होता है इसके चारों ओर। क्या सारे के सारे स्पर्म इस ओवम में एंट्री करेंगे, तो ऐसा बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, एक ही स्पर्म एंट्री करता है। अगर बहुत सारे यहां से न्यूक्लियस एंटर कर गए तो फिर तो यहाँ पे जो प्लोइडी लेवल है वो तो बहुत ज्यादा पॉलीप्लोइडी कंडीशन बन जाएगी। तो पॉलीप्लोइडी कंडीशन को रोकने के लिए जब जैसे ही यहां से केमिकल सिग्नलिंग होती है, मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज होती है, और पोलैरिटी चेंज होने का मतलब यही था कि स्पर्म एक एंटर करने के बाद में दूसरा स्पर्म, ये दूसरे स्पर्म्स के लिए एंट्री ब्लॉक हो जाए, जिससे ये सर्टिफिकेशन होता है कि एक स्पर्म एक ओवम को ही फर्टिलाइज करता है, दूसरा स्पर्म यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म सेल होते हैं और उनमें सब में एक तरीके से लड़ाई होती है, और फाइनली एक स्पर्म सेल जैसे ही यहाँ पे इसको डाइजेस्ट कर देता है या फिर केमिकल सिग्नलिंग कर देता है, बाकी स्पर्म के लिए एंट्री ब्लॉक हो जाती है। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में? ये एक तरीके की एक्रोजोमल रिएक्शन है, वो केमिकल सिग्नलिंग होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, इस इन लेयर का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या बात समझ में? उसके बाद में 2 नंबर पे लिख रखा है कोर्टिकल रिएक्शन। कोर्टिकल रिएक्शन क्या होती है, मैंने आपको एक बात बतानी, देखो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कोई भी सेल हो, उसके जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसे अपन बोलते हैं मेडुला। उसे अपन क्या बोलते हैं, मेडुला। ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है और हर जगह फॉलो होता है। सेल के सेंटर में, किसी ऑर्गन के सेंटर में वाला जो पार्ट होता है उसे अपन मेडुला बोल देते हैं। सेंटर से दूर वाला जो भी रीजन होता है उसे अपन बोलते हैं कोर्टेक्स रीजन। अब मैं आपको ऐसे ही याद दिलाता हूं, देखो ब्रेन में मेडुला कोर्टेक्स होता है। आपने अगर बायोलॉजी पढ़ा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटर में मेडुला होता है, ब्रेन में मेडुलर कोर्टेक्स होता है। उसके बाद में अगर अपन किडनी की बात करें तो किडनी में भी मेडुलर कोर्टेक्स होता है, और ओवम में भी मेडुलर कोर्टेक्स होता है। तो ये वाला पार्ट मेडुलरी पार्ट है, और ये जो पेरीफेरी वाला पार्ट है, सेंटर से दूर वाला जो पार्ट है, उसे अपन कोर्टेक्स बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे जो दूसरी रिएक्शन होती है कोर्टिकल रिएक्शन, और कोर्टिकल रिएक्शन वही रिएक्शन है जिसमें पोलैरिटी चेंज होती है और एक सिंगल स्पर्म को यहाँ पे एंट्री मिलती है, बाकी सभी स्पर्म के एंट्री में क्या हो जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है। उसके बाद में ये पूरी तरीके से मेम्ब्रेन बाकी स्पर्म से प्रोटेक्शन ले लेती है। ये होती है कोर्टिकल रिएक्शंस। उसके बाद में होता है स्पर्म एंट्री। स्पर्म एंट्री में क्या होता है देखना, देखो ये वाले एंजाइम जो है एक तरीके से ये स्पर्म से ये यहां से इस को यहां से रिलीज करता है, तो एक तरीके से इनका डाइजेशन हो गया। अब क्या होगा, मैं एक तरीके से इसका एक कनेक्शन बना देता हूं, देखो ऐसे मैंने कनेक्शन बना दिया इसका मैंने कनेक्शन बनाया, तो क्या हुआ,
ये एंजाइम का काम हो गया खत्म, एंजाइम का काम खत्म हुआ। ये न्यूक्लियस यहां से आगे एंटर करेगा। क्या ये बाकी पार्ट भी इसमें एंटर करता है? तो बोलते हैं नहीं भाई, बाकी पार्ट एंटर नहीं करते। क्या क्या एंटर करता है? एक तो इसका ये हैप्लोइड न्यूक्लियस एंटर करेगा, और इसके साथ में ये जो मैंने प्लस का जो सिग्नल ये साइन बना रखा है, ये और कुछ भी नहीं है, ये दो सेंट्रियोल है। इस न्यूक्लियस के पास वाले सेंट्रियोल को अपन बोलते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और दूर वाले सेंट्रियोल को बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। आपको याद होगा स्पर्म सेल के डायग्राम से आपने पता किया होगा। ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं पास वाला, पी फोर पास वाला, पी फोर प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, डी फोर दूर वाला डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और ये जो न्यूक्लियस है वो यहां पे एंटर करता है। तो एक तरीके से स्पर्म सेल की एंट्री होती है। बाकी जो भी पार्ट बच गया है वो आगे जाके डीजनरेट हो जाएगा, जिसमें ये मिडिल पीस है और ये टेल वाला जो पार्ट है ये डीजनरेट होता है। अब देखो और क्या हो रहा है, कोर्टिकल रिएक्शन जैसे ही होती है या फिर जो एक्रोसोमल रिएक्शन जो भी हो रही है, वैसे ही केमिकल सिग्नलिंग से एक रिएक्शन और होती है। आप जब oogenesis पढ़ते हैं तो वहां पे जो ये सेकेंडरी oocyte है, इसमें म्यूसिस सेकंड कंप्लीट नहीं होता है। सेकेंडरी oocyte में म्यूसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मेटाफेज सेकंड में वो स्टॉप हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, और वो उस चीज का वेट कर रहा होता है कि स्पर्म का सिग्नल आए। स्पर्म सेल का सिग्नल आता है तब जाके ही ये क्या बोलते हैं सेकेंडरी oocyte अपना म्यूसिस सेकंड कंप्लीट करता है और एक मैच्योर ओवम बन जाता है, और वो ओवम आगे जाके इस न्यूक्लियस को एक्सेप्ट करता है और फिर वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो पार्ट है, ये जो कोर्टिकल रिएक्शन के साथ में ये पार्ट हो रहा है, मतलब एक्रोसोमल रिएक्शन के जस्ट बाद में कोर्टिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल सिग्नलिंग जैसे ही होती है स्पर्म सेल का जैसे इंडिकेशन मिला तो म्यूसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता है, और म्यूसिस सेकंड कंप्लीट होते ही ये ओवम बन गया। अब देखो क्या हो रहा है आगे। आगे अपन बात करें तो ये वाला पार्ट तो डीजनरेट हो गया। ये जो न्यूक्लियस है ये यहाँ पे, मैं यहाँ पे पहुंचा देता हूं इस न्यूक्लियस को, ये न्यूक्लियस मान लेता हूं यहाँ पे एंटर कर गया, सेंट्रियोल यहाँ पे एंटर कर गया। अब देखो ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल का क्या काम है? सेंट्रियोल आप सेल डिवीजन में अगर आप जानते हैं तो सेल डिवीजन में सेंट्रियोल का काम होता है, या फिर सेल में सेंट्रियोल का काम होता है कि एक सेल डिवाइड कैसे करेगी। सेंट्रियोल एक तरीके से सेल को ये बता रहा होता है कि आपको डिवाइड कैसे करना है। तो सेल को सेल डिवीजन करने के लिए जो भी रास्ता बताता है वो कौन है? सेंट्रियोल है। तो सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में आके अपने आप को डबल करता है। साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल अपने आप को डबल करता है, एक सेंट्रियोल को इधर रखता है और दूसरे सेंट्रियोल को अपोजिट पोल की ओर भेज देता है, और क्या बनाना चालू कर देता है? स्पिंडल फाइबर, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर ये जनरेट करना चालू कर देता है, जिससे क्या होता है आगे सेल डिवीजन स्टार्ट होना है। क्योंकि अब जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनने के बाद में सेल डिवीजन करना है ना, तो माइटोसिस स्टार्ट होगा तो माइटोटिक स्पिंडल यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये काम करता है सेंट्रियोल। अब ये देखो क्या होता है, स्पर्म की एंट्री, स्पर्म की एंट्री के साथ में आप यहाँ पे देखिएगा स्पर्म की एंट्री में और क्या चेंजेस होते हैं। देखो स्पर्म की एंट्री जैसे ही होती है तो देखो एक यहाँ पे ये जो ओवम है ये पहले ऐसे राउंड राउंड दिखता है, तो मैं बोलता हूँ पहले ये जो ओवम है ऐसा दिखता है। अब देखो क्या हुआ है, इसमें एक ऐसा छोटा सा एक प्रोजेक्शन निकल जाता है ओवम में, ये केमिकल सिग्नलिंग ही है। इधर से अगर ये यहां से एक छोटा सा कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ये ओवम ये बता रहा होता है कि न्यूक्लियस को इधर से एंटर करना है, इधर से फ्यूजन होना है, न्यूक्लियर फ्यूजन इधर से होना। तो ये एक तरीके से ओवम इंडिकेट कर रहा होता है, इसे अपन बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन, रिसीव कर रहा है। या फिर इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। फर्टिलाइजेशन कोन कौन बनाता है? ओवम बनाता है। स्पर्म सेल को इधर से एंटर करना, तो स्पर्म सेल को ये बता रहा होता है कि किधर से फ्यूजन हो जाना है। चलो ये फर्टिलाइजेशन कोन बनता है और फाइनली स्पर्म सेल की एंट्री इधर मान ली जाती है, मतलब न्यूक्लियस का एंट्री यहाँ पे हो जाता है। अब लास्ट में क्या होता है? लास्ट में होता है ये कि ये होता है एम्फीमिक्सिस या फिर सिनगेमी। एम्फी यानी होता है, एम्फी का मतलब मैं आपको समझ देता हूँ। देखो हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी अगर आपको समझ में आती है, हर एक वर्ड का मीनिंग अगर आपको समझ में आता है, तो फिर बायोलॉजी ज्यादा हार्ड है नहीं। देखो एम्फी यानी होता है दो, एम्फी यानी क्या होता है? दो। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस दो टाइप की लाइफ बियर करने वाला, एक्वेटिक लाइफ में भी रहता है, टेरेस्ट्रियल जोन में भी रहता है, एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फी यानी दो, याद रखेंगे। मिक्सिस, दो चीजों का मिक्सर बन रहा है, यहाँ पे दो चीजें मिक्स हो रही है। कौन मिक्स हो रहा है? मेल गेमेट का न्यूक्लियस, फीमेल गेमेट का न्यूक्लियस मिक्स हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? एम्फीमिक्सिस। दो न्यूक्लियस मिक्स हो रहा है, एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। ऐसा ही एक वर्ड हो रहा है सिनगेमी। सिन यानी होता है साथ, गेमी यानी होता है फ्यूजन हो जाना।
साथ साथ फ्यूज हो जाना। क्या साथ साथ फ्यूज हो रहा है? दो न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है, उसे अपन क्या बोलते हैं? सिनगेमी बोलते हैं। यही फर्टिलाइजेशन है, यही फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम यहाँ पे एम्फीमिक्सिस सिनगेमी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन ना लेके ऐसे वर्ड भी लिखे आ सकते हैं, तो आपको ज्यादा घबराना नहीं है, टर्मिनोलॉजी आपको समझ आनी है। अब एम्फीमिक्सिस में क्या होगा भाई? एम्फीमिक्सिस में ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस है, और ये दोनों न्यूक्लियस जब फ्यूज होंगे, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इनका दोनों का जब फ्यूजन होगा तो यहाँ पे फाइनली 2n कंडीशन बन जाएगी। और 2n कंडीशन जैसे ही बनेगी, और ये यहाँ से सेंट्रियोल, ये जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल यहाँ से अपने आप को डबल करेगा। एक तरीके से जो पूरा फॉर्मेशन हो गया है, इसे अपन बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट कब बनता है? जब सेकेंडरी oocyte या फिर मैच्योर ओवम जो बन गया है उस म्यूसिस सेकंड के कंप्लीट होने के बाद में, और जो स्पर्मेटोजोआ का जो न्यूक्लियस है उसके फ्यूजन के बाद में जो 2n कंडीशन बन गई है, उस फॉर्म को अपन जाइगोट बोलते हैं। और ये जाइगोट कब बनता है? जब सिनगेमी कंप्लीट हो जाती है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब जाइगोट ये बनके तैयार, और जाइगोट बनके जब तैयार हो गया तो फर्टिलाइजेशन तो कंप्लीट हो गया है। अब आपको एक बात और याद रख लेनी, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, एक नोट पॉइंट याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन कब होता है। तो बोलते हैं कि हर एक कोपुलेटरी मूवमेंट फर्टिलाइजेशन नहीं करती है। तो ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि एक कपल जब भी कोपुलेटरी मूवमेंट करता है तो फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा। नहीं, हर एक कोपुलेटरी मूवमेंट फर्टिलाइजेशन या फिर प्रेगनेंसी का सिग्नल नहीं है। कब? एक स्पर्म सेल यहां पे एम्पुलरी रीजन में पहुंचेगा, एक ओवम सेल यहां पे पहुंचेगा, और ये दोनों काम अगर साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, दोनों साथ साथ पूछ रहे हैं, तब जाके यहां पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बनते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है कि दोनों साइमल्टेनियसली नहीं पहुंचे और फर्टिलाइजेशन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये जो भी फर्टिलाइजेशन जो इवेंट हो रहा है, मैं तो बोलता हूं दिस इज ओनली और ओनली चांस इवेंट। और ये एक स्टेज है जो चांस इवेंट है, इसमें अपना कोई कंट्रोल नहीं है, नेचर डिसाइड करता है कि किस तरीके से फ्यूजन होना है। तो साइमल्टेनियसली दोनों गैमेट यहाँ पे पहुंचने चाहिए, उसके बाद में ही फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। इन दोनों के लिए एक एनवायरमेंट भी बन जाता है कि दोनों का फर्टिलाइजेशन होना है, और वो एनवायरमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए। देखो, एक ऑप्टिमम पीएच होती है, ऑप्टिमम एक फिक्स पीएच है, जिस पीएच पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, अब वो बॉडी टेम्परेचर भी हो सकता है या फिर बॉडी टेम्परेचर से अप डाउन टेम्परेचर हो सकता है। तो ऑप्टिमम पीएच होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, मैग्नीशियम आयन की कुछ कंसंट्रेशन बढ़ती है, कैल्शियम आयन का कुछ नंबर होता है। ये सारा का सारा केस अगर यहाँ पे बनता है इस रीजन में, तब जाके फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी बहुत नेग्लिजिबल होती है। ये सारा का सारा नेचुरल फिनोमिना है, अपने कंट्रोल में बिल्कुल भी ये इवेंट नहीं है। क्या आपको बात समझ में? उसके बाद में लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक इस फर्टिलाइजेशन के बाद में, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के क्या सिग्निफिकेंस है? फर्टिलाइजेशन क्यों होता है? फर्टिलाइजेशन से वेरिएशन आता है क्या? तो बिल्कुल फर्टिलाइजेशन होगा तभी वेरिएशन आएगा। देखो कैसे, एक मेल गेमेट बनाता है हैप्लोइड, फीमेल गेमेट भी हैप्लोइड होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, तो क्या बनता है? एक नया वेरिएशन आता है। और नया वेरिएशन आने के साथ में क्या होता है? प्लॉइडी लेवल वापस रिक्रिएट हो जाता है। क्या 2n सेल से n सेल बना था, तो डिप्लॉइड कंडीशन हैप्लोइड बन गई थी। और हैप्लोइड कंडीशन एनिमल के केस में या फिर ह्यूमन के केस में मिलता नहीं है, ओनली गेमेटिक फॉर्म में मिलता है। तो दोनों फेज जो क्रोमोसोमल जो प्लॉइडी लेवल था वो वापस रीअरेंज हो गया है, उसके साथ में वेरिएशन आया है। और क्या हुआ है? सिग्निफिकेंस क्या है इसका? और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें वेरिएशन आने के साथ में जैसे ही एक यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो जाता है। देखो, दोनों स्पर्म सेल दोनों जो गैमेटिक सेल है वो आपस में आके फ्यूज होती है, तो किस तरीके से सेक्स डिटरमाइन कर जाता है। एक बॉय का फॉर्मेशन होता है या फिर गर्ल का फॉर्मेशन, बेबी गर्ल बनेगा या फिर बेबी बॉय बनेगा। यहाँ पे इसका ये एक तरीके से फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस ही है। तो फर्टिलाइजेशन में अपन को पता लगता है, लेकिन ये अपने कंट्रोल में नहीं है कि एक बेबी गर्ल बनेगा या फिर बेबी बॉय बनेगा। ये अपन चाहे अपन मेल हो चाहे अपन फीमेल हो, किसी को भी अपन इसमें दोषी नहीं ठहरा सकते। ना तो फीमेल का ये केस है ना ये मेल का केस है, ये ओनली और ओनली नेचुरल फिनोमिना है, इसमें अपना कोई कंट्रोल नहीं है। अगर अपना कंट्रोल होता तो आपको पता है कि इस नेचर में क्या होता। अगर अपना यहाँ पे फ्यूजन में या फिर कौन सा क्रोमोसोम किससे फ्यूज होना है ये अपने कंट्रोल में होता,
तो फिर ह्यूमन अपने हिसाब से बच्चे पैदा कर रहा होता है, जो कि अपने हिसाब से नहीं कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा नेचुरल फिनोमेना एक स्टेज है, और ये एक स्टेज अपने कंट्रोल में नहीं, नेचुरल स्टेज है। सिग्निफिकेंस ऑफ इसमें फर्टिलाइजेशन में आपको कुछ ऐसे इवेंट बता देता हूँ कि देखो, एक मेल बॉडी होती है, एक मेल बॉडी लिख देता हूँ और एक फीमेल बॉडी लिख देता हूँ। इस मेल बॉडी में ऐसी कंडीशन होती है क्रोमोसोम की, एक्सेस कंडीशन, मतलब एक तरीके से सेक्स डिटरमाइन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फीमेल के केस में क्या होता है बेटा जी, फीमेल के केस में ऐसी कंडीशन होती है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ पे कितने टाइप के गेमेट बन सकते हैं, तो यहाँ पे यार दो टाइप के गेमेट बन सकते हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई गेमेट बनते हैं मेल के केस में। फीमेल के केस में एक ही टाइप का गेमेट बन सकता है, एक्स। अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि इस गेमेट को यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये इससे फ्यूज ना करे, ये इससे फ्यूज कर सकता है, ये भी इससे फ्यूज कर सकता है, लेकिन दोनों साथ में फ्यूज नहीं करते हैं। एक्स एक्स से फ्यूज करेगा या फिर वाई एक्स से फ्यूज करेगा, तो ऐसा केस बन जाता है, या तो एक्स एक्स फ्यूजन करेगा या तो एक्स वाई फ्यूजन करेगा। इस केस में बेबी गर्ल बनता है और इस केस में बेबी बॉय बनता है। सारा का सारा इवेंट कैसा है, नेचुरल इवेंट है, सेक्स डिटरमाइनिंग इसी होता है। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आई तो फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट्स था ये आपने ध्यान से सुना होगा। ये आपको ये फर्टिलाइजेशन साइट याद रखनी है। ओवेरियन साइकिल चलता है, सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज होता है, मियोसिस सेकंड उसमें कंप्लीट नहीं होता है, oogenesis प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। इस एग सेल में कौन कौन सी लेयर होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में आपने देखा होगा कि जो मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है उसके साथ में एक बार बॉडी बनती है, बार बॉडी भी यहाँ पे डिजनरेट हो जाती है। स्पर्म सेल का जो रिमेनिंग पार्ट था, मिडिल फेस टेल, ये वाला पार्ट भी क्या हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। ये बात आपको याद रख लेनी है। इसके अलावा इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं जवाब आप दूंगा। ओके, थैंक यू।